उन्होंने अपने हाथ से साइन करते समय ऑन काट के बाय लिखा। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा बहुत अच्छा किया आप आ गए, मुझे ये था कि यदि 1 महीने का टाइम दे दिया तो ये बच्चा कहीं और चला जाएगा। सीनियर टीचर कहेंगे पहले हमारी बारी है पीएचडी करने की। तो हमने सोचा इस तरह से तो हम पिछड़ जाएंगे लाइफ में। हमने कहा हम पीएचडी यहीं शुरू करते हैं। तो ये अपने आप पर विश्वास लोगों को था, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी क्वेश्चन नहीं किया जाता था, जो बहुत बड़ी बातें हैं। एम्स के डायरेक्टर, पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर, संजय गांधी लखनऊ के डायरेक्टर, वाइस चांसलर एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी आंध्रा और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कमेटी इंस्पेक्शन कमेटी बनाई। और मेरे विचार से, मेरी नॉलेज में शायद विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसे 8 देश डायरेक्टली गवर्न करते हों, डायरेक्टली फंड करते हों, 8 देशों के बच्चे पढ़ते हों, 8 देशों के एम्प्लॉइज और टीचर्स हों। जंग में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आपको जीत चाहिए तो तन, मन और धन तीनों पर अपनी पकड़ बनानी होगी और जुनून पैदा करनी होगी। अर्धविराम के बाद डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ कंटिन्यू जारी हैं और डॉक्टर अग्रवाल से हम लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल को सुनना और डॉक्टर अग्रवाल के साथ पॉडकास्ट करना अपने आप में एक इतिहास का पन्ना लिखना है। तो इस पन्ने की अगली प्रति में, इस पन्ने के अगले पेज पर डॉक्टर अग्रवाल के साथ मैं उमाशंकर सिंह लेकर चलता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि इंटरव्यू हुए जिसमें कुछ एमटेक्स भी थे, बीटेक्स भी, एनआईटी कुरुक्षेत्र में, लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ। और इंटरव्यूज़ के बाद 1 महीने की छुट्टी होनी थी, तो नेचुरली ऑफिस वालों ने कहा होगा कि अब अपॉइंटमेंट लेटर जो भेजने हैं वो ज्वाइनिंग डेट 1 महीने बाद की देते हैं, ताकि छुट्टियों में तो क्या करेंगे टीचर्स आकर। तो प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर स्वामी शरण महा, बड़े एमिनेंट इंजीनियर होते थे। तो जैसे मुझे याद है, यू ज्वाइन बाई 6 जनवरी 1968। उन्होंने लिखा हुआ था ज्वाइन ऑन 6 जनवरी 96। उन्होंने अपने हाथ से साइन करते समय ऑन काट के बाय लिखा और ज्वाइन बाय 6 जनवरी। हम तो खाली थे, हमने टीचिंग करना ही था। और एनआईटी कुरुक्षेत्र जो उस समय आरईसी कहलाते थे, अच्छे इंस्टीट्यूशन थे, तो हम आगे ज्वाइन करने आए। तो प्रिंसिपल साहब को मिलने गए, मैंने कहा बिहार के थे, तो क्या, अरे बाबा नाम याद हो, और प्रोफेसर स्वामी शरण। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा बहुत अच्छा किया आप आ गए, मुझे ये था कि यदि 1 महीने का टाइम दे दिया तो ये बच्चा कहीं और चला जाएगा, इसलिए मैंने अपने हाथ से उसमें ऑन की बजाय बाय किया था, ताकि आपको 1 महीना वेट ना करना पड़े और कोई और आपको ले ना जाए। ये मतलब मैंने जो सीखा लाइफ में कि एक प्रिंसिपल लेवल का आदमी लेटर साइन करते करते इस बात का ध्यान रखता है कि कौन ब्राइटेस्ट बच्चा था और वो कहीं और न चला जाए। इस तरह से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। रूटीन में क्लरिकल एटीट्यूड से इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते। इतनी बड़ी सबक मुझे इसी बात से मिला। तो हमने ज्वाइन किया। फिर उस समय एसोसिएट लेक्चरर कहते थे, लेक्चरर से ही पहले। फिर हमने ज्वाइन कर लिया। तो जैसे होता है हर कॉलेज में, तो हमें सब्जेक्ट वो दिया गया जो थोड़ा मुश्किल हो, कोई नहीं लेता। तो हमने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछा क्या करें। कैसे करो, अभी तो छुट्टियां हैं, आप पूरा सेमेस्टर जो जो पढ़ाओगे उसके नोट्स बना लो और क्या क्या प्रॉब्लम्स करवाओगे उनकी लिस्ट बना लो और 4-5 दिन में दिखा देना।
लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि आप ये नहीं सोच सकते थे कि सीनियर टीचर ने कहा है तो आपके पास ऑप्शन है 4 दिन में करना या नहीं करना, करना ही है। तो हमने किया, पूरा प्लान बनाया सेमेस्टर का, प्रॉब्लम्स बनाए, तो ले गए। 4 दिन बाद चले गए। क्या बहुत अच्छा किया, आप ऐसे करो, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लो। हम थोड़ा देखे कि नहीं ऐसा है, एक बार सॉल्व खुद कर लोगे ना तो क्लास में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। फिर कोई ऑप्शन नहीं किया, दिखाया उनको, बस ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं, पढ़ाओ आराम से। तो वो हम इतने सफल टीचर पहले ही सेमेस्टर में हो गए जो आज तक मुझे श्रेय मिलता रहा। लेकिन उसमें उस ट्रेनिंग का कितना महत्व है जो उन्होंने मुझे दी सबकॉन्शियसली, या जैसे भी, कि भाई क्लास के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए टीचर को, जो आज बहुत कम दिखता है। सर, मैं आपको क्या बताऊं कि जब आपने सफ़र ये शुरू किया है इस इंटरव्यू का और ये पॉडकास्ट का, तो 1952-53 की बातें जब आप फर्स्ट क्लास से लेके ये शुरू करते थे, और ये एक अर्धविराम पर मैन ऑफ द मिलेनियम पर आकर रुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पल छुपा हुआ है, एक शिक्षक, एक स्टूडेंट और उसकी सफलता। इनके तीनों के बेहतरीन संबंध का एक बेहतरीन उदाहरण आप हैं, और उसको आपने विस्तार से बताया भी। धन्यवाद। और यही रीज़न है, यही कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि आप आज के समय में दिल्ली रत्न से अवार्ड पा चुके हैं, दिल्ली रत्न कहे जाते हैं, मैन ऑफ द मिलेनियम भी आपको पुकारा जाता है, ये अवार्ड भी आपको मिल चुका है। साथ ही साथ आप मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वीसी आईपी यूनिवर्सिटी के संस्थापक वीसीओ में से एक, और गुरु जामेश्वर यूनिवर्सिटी से उससे पहले मैं तो ये जो जर्नी है, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस जगह पे आपने क्या क्या रोल निभाया, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, बताता हूँ बिल्कुल। तो 1968 में ही मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र ज्वाइन कर लिया था। तो फिर वहाँ जब हमने ज्वाइन किया तो हमने देखा कि टीचर्स एमटेक कर तो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि नया शुरू हुआ है नहीं है। तो हमने कहा हम पिछड़ जाएंगे। हमने कहा जी एमटेक शुरू करो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, क्या पढ़ाने वाला नहीं है? मैं कोई बात नहीं, शाम को पढ़ेंगे, आप सीनियर लोग पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे। तो हमने 4 स्टूडेंट टीचर्स ने मिलके अपने सीनियर टीचर्स को कहा कि हमें क्लास पढ़ाओ और हम एमटेक करेंगे। और इस प्रकार से मैं कुरुक्षेत्र 4 स्टूडेंट और 4-5 टीचर जो हमसे सीनियर थे, एमटेक थे, यानी एक स्टूडेंट पर एक टीचर। और वो स्टूडेंट का नाम याद है सर क्या आपको? हाँ, स्टूडेंट एक मेरे, हाँ मेरे साथ एक प्रोफेसर कृष्ण गोपाल थे, प्रोफेसर एसपी सेठ थे, प्रोफेसर एस वडेरा थे। अब मोस्टली रिटायर हो चुके हैं लोग, वो भी रिटायर, हाँ वो भी रिटायर हो चुके। तो मैं भी एक तरह से रिटायर्ड ही हूँ। तो फिर वो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि भाई हमारा तो स्वार्थ था एमटेक करने का, लेकिन उनको पढ़ाने में कोई झिझक नहीं थी, एक्स्ट्रा वर्क करने में कोई झिझक नहीं थी कि भाई हमारे जूनियर टीचर्स को एक आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, इसलिए हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। ये भावना जो है इसको मैं लाना चाहता हूँ फ्रंट पे। तो फिर हमने एमटेक किया, फिर उसके बाद पीएचडी करा। हमने आईआईटी कानपुर में एक शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए गए, तो जो हमें याद है डायरेक्टर थे वहाँ प्रोफेसर मुथाना, तो उन्होंने कहा कि यू ज्वाइन फॉर पीएचडी एट आईआईटी कानपुर। तो हमने कहा सर छुट्टी मिलेगी तो आ जाएंगे, सैलरी छोड़ के तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखा कि इतना ब्राइट टीचर है, इसको छुट्टी दो पीएचडी करने के लिए, आने के लिए। तो हमने अपने प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने, डॉक्टर आरसी शर्मा थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने यहाँ का डिसिप्लिन कैसे ख़राब कर दूँ? सीनियर टीचर कहेंगे पहले हमारी बारी है पीएचडी करने की। तो हमने सोचा इस तरह से तो हम पिछड़ जाएंगे लाइफ में। हमने कहा नहीं, हम पीएचडी यहीं शुरू करते हैं। तो फिर पीएचडी भी यहीं शुरू किया। तो 1973 में मेरा पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ
2 साल मिनिमम चाहिए थे। उसी दिन मैंने ये लिख लिया कि आज मेरा 8 मई 1973 को रजिस्ट्रेशन हुआ है और मैंने 8 मई 75 को थीसिस जमा करना है। 2 साल मिनिमम टाइम चाहिए, तो मैं 2 साल से एक दिन ज़्यादा नहीं लूँगा और करूँगा। उस बीच में हमने नॉर्मली खुद ही करना था, क्योंकि सीनियर लोग थे ही नहीं ज़्यादा, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। लाइब्रेरी के लिए हम दिल्ली हर हफ्ते आते थे, IIT दिल्ली, क्योंकि और लिटरेचर कहाँ से लें। तो इस परिश्रम के साथ अपना PhD किया। और उस समय हमने थीसिस से पहले 15 पेपर पब्लिश किए, जिसमें से 12 विदेश में किए। उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि हमें अपने पर ही विश्वास नहीं था कि थीसिस की क्वालिटी कैसी आ रही है, वो गाइड तो थे नहीं ज़्यादा। तो हमने कहा कि जब बाहर पेपर पब्लिश हो जाएंगे तो क्वालिटी का विश्वास हमें भी हो जाएगा, एग्जामिनर को भी हो जाएगा। और उस तरह से तो फिर 1975 में हमने PhD कर लिया और उसी साल हमारे 7 साल हो चुके थे और मिनिमम 7 इयर्स उस समय चाहिए होते थे प्रोफेसर बनने के लिए। तो हमारे वाइस चांसलर ने कहा, भाई इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता, एलिजिबिलिटी हो गई है, इसको प्रोफेसर बना दो। एंड आई बिकेम यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। लेकिन अगेन मैं बताता हूँ कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, जब सिलेक्शन कमेटी बैठी, ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं, उस समय तो कोई बताता नहीं है। तो सब ने कहा कि ही इज़ द बेस्ट बट ही इज़ द यंगेस्ट, ही इज़ वेरी यंग। तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये कहा, जो उन्होंने मुझे 4-5 साल बाद बताया, कि 1 सेकेंड के लिए आप एज को भूल जाइए, आप ये बताइए कि इज़ ही रियली द बेस्ट। तो उन्होंने कहा, तीनों एक्सपर्ट्स ने कहा ये एब्सोल्यूट सेंस में ही इज़ द बेस्ट। तो VC साहब ने ये कहा कि आपका लक्ष्य ये है, एक आदमी इस लक्ष्य पे 15 साल में पहुंचता है और दूसरा इस लक्ष्य पे 7 साल में पहुंचता है, तो 7 साल वाले को घटिया कैसे कह सकते हैं? तो ये तो फिर उनसे भी बेटर है। और हम प्रोफेसर बन गए। और यदि वो ये लाइन नहीं बोलते तो हम नहीं बनते, तो फिर हम वर्ल्ड के यंगेस्ट प्रोफेसर नहीं बनते। तो ये अपने आप पर विश्वास लोगों को था। एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी क्वेश्चन नहीं किया जाता था, जो बहुत बड़ी बातें हैं। तभी वो ऐसे डिसीजन ले पाए जो देश हित में थे, उनका कोई स्वार्थ तो था नहीं इसमें। तो हम प्रोफेसर बन गए। तो 1975 में मैं प्रोफेसर बना। उसके बाद मैं 1995 तक कुरुक्षेत्र ही पढ़ाता रहा और उसके बाद 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी नई बनी। हाँ, हरियाणा में फर्स्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया। तो उसमें हमें PVC प्रो वाइस चांसलर लगाया गया। तो अच्छी आई यूनिवर्सिटी 3 साल में। तो उसका ये इन्फ्लुएंस था कि दिल्ली सरकार ने भी सोचा कि अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाएं और हिसार की मेरी रेपुटेशन और भगवान की कृपा से ऐसा बना कि इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपकी टर्म कब पूरी होगी। मैंने कहा ये इस दिसंबर 98 में होगी। तो उन्होंने कहा तब तक हम अपना सारा काम पूरा कर लेंगे, आपने कहीं और नहीं जाना। दिसंबर 98 में दिल्ली में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और उसके कुलपति आप होंगे। तो 98 में हम दिल्ली आ गए और IP यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और उस समय मैंने IP यूनिवर्सिटी का जो मेरे से डिस्कशन हुआ, प्रोफेसर जगदीश मुखी होते थे हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जो बाद में असम के गवर्नर भी रहे। तो उनसे मेरा 2-3 बार चर्चा हुई इस बारे में। तो उस समय मेरा तो रिसर्च वर्क बहुत अच्छा चलता था। मतलब उस समय मैं लगभग हर 1.5 महीने बाद एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश कर रहा था। बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा था। तो मैंने कहा सर मेरा इतना अच्छा रिसर्च चल रहा है और आप चाहते हैं मैं VC आ जाऊं, तो मेरा रिसर्च तो घटेगा क्या? नहीं, पर आप तो उस समय देश के 250 यूनिवर्सिटियां होती थी, अब जो 1112 है। मुझे अभी भी सेंटेंस याद है। मैं क्या सर, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक 251st यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट अवेलेबल। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स काइंड, देन आई एम अवेलेबल। तो मेरे दिमाग में तभी भूमिका थी कि एक लाइन में एक और बढ़ाना कोई पर्पज़ नहीं है इतना रिसर्च छोड़ने का, एक यूनिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तभी हमने कई चीज़ों की परिकल्पना की, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो मेरा एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट अभी तक का है।
उस समय हमने ये कहा कि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये सिर्फ टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ऑल इन वन होगा। तो आईपी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग भी हुई, टेक्नोलॉजी भी, मैनेजमेंट भी, फार्मेसी भी, मेडिकल भी, लॉ भी, लेकिन जनरल जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले कोर्सेज हैं वो नहीं होंगे। सो इट बिकेम आई थिंक द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विच इज स्पेशलाइज्ड बट स्टिल मल्टीडिसिप्लिनरी। जो आज हम एनईपी में बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, मेरे ख्याल से आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जांपल है 1998 में जो मल्टीडिसिप्लिनरी भी थी और स्पेशलाइज्ड भी थी। तो ये परिकल्पना उस समय की गई। और फिर दिल्ली में कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, मतलब दिल्ली जैसी शहर में, राजधानी में, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, 35 साल से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, 25 साल से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था। तो हमने कहा ये क्या न्याय है बच्चों के साथ। सर आप 35 साल और 25 साल बता रहे हैं, तो एक समय पीरियड में बताएंगे कि कब से कब तक में? जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ, तो 98 से 25 साल पहले तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, 35 साल पहले तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, और दिल्ली का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा आ गया था। तो मुझे ऐसे केसेस मालूम थे कि दिल्ली के बच्चे हरियाणा पढ़ने जा रहे हैं, साउथ पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल प्लेन्स आते थे केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु हमारे इंजीनियरिंग के बच्चों को एडमिशन के लिए ले जा, स्पेशल ट्रेन चलती थी। हमने कहा कि देश के 2-2 सरकारें दिल्ली में बैठी हुई हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली के बच्चों को, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था हमारी लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को कोई बाहर भेजता नहीं था। तो हमने कहा नहीं, हम दिल्ली में पर्याप्त व्यवस्थाएं करेंगे लेकिन क्वालिटी को नहीं हटने देंगे। तो हमने सीएम, तब इलेक्शन जल्दी हो गए, गवर्नमेंट बदल गई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, लेकिन सीएम ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो हमने, बात कर रहे हैं शीला दीक्षित जी की। शीला दीक्षित जी, तो हमारा अपॉइंटमेंट बीजेपी सरकार ने जाते जाते किया, तो उसके बाद ये आ गई, और लेकिन इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और पॉलिटिकल लाइन से हटकर मुझे सपोर्ट किया। और मेरा भी हमेशा ये मानना रहा, पार्टी या आइडियोलॉजी हर व्यक्ति की होती है, हर इंसान को सोचने का हक है, विचारधारा रखने का हक है, लेकिन वाइस चांसलर को ये हक नहीं है, क्योंकि अग्रवाल को ये हक है। तो मैंने, याद है मुझे, मैंने एक सेंटेंस भी यूज किया था, वाइस चांसलर की कुर्सी की कोई पार्टी नहीं होती, उसको न्यूट्रल और इम्पार्शियल होना ही होगा यदि संस्था को आगे बढ़ाना है। और मुझे बहुत विश्वास है कि दोनों ने, मेरे चांसलर थे विजय कपूर जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बीजेपी से थे, और सीएम शीला दीक्षित जी, दोनों ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया कि पार्टी लाइन, दोनों पार्टी लाइन से हटकर हमने आईपी यूनिवर्सिटी को विकसित किया। और मेरे ख्याल से विश्व में 10 साल में इतना ग्रोथ रिकॉर्ड शायद ही किसी विश्वविद्यालय का हो जितना आईपी यूनिवर्सिटी का हुआ। 100 से ऊपर कॉलेज बना, और उस समय बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमने 100 कॉलेज बनाए, लेकिन 10 कॉलेज, 8-10 कॉलेज हमने डिसएफिलिएट भी किए। क्वालिटी के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं कि क्वालिटी नहीं है तो हम कॉलेज नहीं चलने देंगे। हमने बंद किए कॉलेज, 7-8 कॉलेज बंद किए, और जब तक उनका क्वालिटी ठीक नहीं आया हमने उनको दोबारा नहीं शुरू किया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड्स भी ठीक रहे। मतलब आप ये देखिए, 2000 में हमने 2 कॉलेजेस को कुछ एडमिशन में गड़बड़ की वजह से 75 लाख रुपया फाइन किया था 2000 में। तो वो कौन से कॉलेज? नहीं, वो बताना ठीक नहीं होगा, वो बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कॉलेज अभी भी ठीक चल रहे हैं। तो हाँ, लेकिन वो अब ठीक इसलिए चलेंगे, वो झटका लगा कि वे गलत काम करेंगे तो नहीं चलेगा। और उसमें मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट भी पूरा था, और सबकी तरफ से ये था कि पूरी ऑटोनॉमी थी मुझे, और मैंने आईपी यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से विकसित किया। मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल में मुझे अभी भी याद है
डॉक्टर सीपी ठाकुर हेल्थ मिनिस्टर होते थे, बिहार से थे आप? अटल जी का समय था। हैं? अटल जी के समय में एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, खुद कैबिनेट मिनिस्टर खुद फोन करे, इस देश में बहुत रेयर, डॉक्टर भी थे। हाँ बहुत रेयर है। खुद फोन किया कि अग्रवाल साहब, हमारी मेडिकल कॉलेज की फाइल 1 साल से डीयू में पड़ी है और हो नहीं रहा। हमको बहुत लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब, यदि आपने ठीक कॉलेज चलवाना है तो अग्रवाल साहब को दे दीजिए, वो बना देंगे, तो आप हमें मान्यता दे दोगे? यदि आपकी फाइल ठीक है, स्टैंडर्ड्स पूरे हैं, तो देंगे। कि कितनी देर में दे देंगे? कि आपको कितनी देर में चाहिए? कि हमारा क्या, हम तो जल्दी चाहते हैं, हम कहेंगे 2 हफ्ते में दे दो तो आप 2 हफ्ते में दे देंगे क्या? मैं कहा डॉक्टर साहब, आप 2 हफ्ते में चाहते हैं और फाइल पूरी है तो मैं 10 दिन में दूंगा, 2 हफ्ते नहीं लगेंगे। और हमने 12 दिन में दिया एफिलिएशन, और बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई ताकि कोई क्रिटिसिज्म ना हो। अब उस समय की कमेटी, यदि मैं आपको बताऊं, एम्स के डायरेक्टर, पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर, संजय गांधी लखनऊ के डायरेक्टर, वाइस चांसलर एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी आंध्रा और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कमेटी इंस्पेक्शन कमेटी बनाई। मैं कहा डॉक्टर साहब, इस कमेटी के बाद मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड नहीं देखे, और हमने मान्यता दी। और वो हॉस्पिटल, मुझे ये विश्वास था कि दैट्स ए पुअर मैन्स हॉस्पिटल फॉर मेडिकल कॉलेज, पुअर मैन्स हॉस्पिटल इज द बेस्ट एजुकेशन के लिए। और इतने बेड्स हैं वहाँ, तो 4 मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे? इतने बेहतरीन प्रयास का ही परिणाम है कि एम्स के बाद सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ है। और फिर धीरे धीरे आर्मी मेडिकल कॉलेज बनाया, आरएमएल में पीजी बनाया, और नए नए कोर्सेज शुरू किए, ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मास्टर इन फिजियोथेरापी, बहुत से नए कोर्सेज शुरू किए। मुझे थोड़ा ये शौक होता है कि नई चीज़ शुरू करो, और हमारे सॉफ्टवेयर में सिखाया भी जाता है कि इवन इफ यू मेक ए मिस्टेक, यू शुड हैव टाइम टू करेक्ट द मिस्टेक। जल्दी करेंगे तो मिस्टेक करेक्ट करके फिर भी टाइम से आप पहुंच जाएंगे। तो मैं उस धारणा से काम करता रहा, आईटी बनता रहा। इसी बीच में एक इंस्टीट्यूशन है, आईईटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि प्रेसिडेंट उसके बनना, इट्स एन ऑनरेरी पोस्ट। सो कंकरेंटली विद दी वाइस चांसलर 2 साल में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। लेकिन वो मैं कमिटमेंट की बात बताता हूँ। एज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 64 सेंटर थे देश में, तो काफ़ी आना जाना पड़ता था। तो मैं लगभग साल में 40 वीकेंड बाहर रहा हूँ आईटी के काम के लिए, क्योंकि मैं वर्किंग डेज में कोशिश करता था सिर्फ आईटी को दूँ, आईटी का काम ना करूँ, और वो किया। फिर कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया को पता लगा कि आईटी में बहुत सुधार हुआ, फिर उन्होंने हमें कहा हमारे प्रेसिडेंट बन जाओ। फिर 2 साल हम कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन इन दोनों प्रोफेशनल सोसाइटी से मुझे जो सीखने को मिला कि टीचिंग को और प्रोफेशनल इंजीनियर्स को कैसे साथ में लाया जा सकता है। जर्नी को सर जरा ऐसे आओ, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी तक मिलाएं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जब मैं वीसी था आईपी का, तभी ये कंसेप्ट शुरू हो गया था, और जो इसका पहला कंसेप्ट पेपर प्रेजेंट हुआ, बांग्लादेश के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था। मैं उस मीटिंग में था, मुझे याद है, और कंसेप्ट बहुत ही महान कंसेप्ट था। बेसिकली एससीयू का कंसेप्ट ये था कि सार्क देश मिलकर एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाए जो, यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो ये था कि समथिंग विच वी कैन नॉट डू इंडिविजुअली कैन स्टिल बी डन कलेक्टिवली। भाई हम नए नए शिक्षा के क्षेत्रों में इतने सक्षम नहीं हैं कि सुविधाएं जुटा सकें, लेकिन कलेक्टिवली हम एक जगह जुटा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को लेकर यूनिवर्सिटी बनी, और मेरे विचार से, मेरी नॉलेज में
शायद विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसे 8 देश डायरेक्टली गवर्न करते हों, डायरेक्टली फंड करते हों, 8 देशों के बच्चे पढ़ते हों, 8 देशों के एम्प्लॉयज़ और टीचर्स हों। तो ये कंसेप्ट इसका था। फिर जैसे होता है धीरे धीरे सरकारों में कई बार स्लगिशनेस भी आ जाती है, लैंड में टाइम लगा, फिर लैंड तो लिटिगेशन फ्री कराने में टाइम लगा, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगा। तो इसका कंसेप्ट जो था उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में वो शार्पनेस नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी, जो सोच थी। तो डेल्यूशन 7-8 प्रोग्राम चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। जो जितने टीचर यहाँ हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और रिसर्च अच्छा करते हैं, पढ़ाई अच्छा कराते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था उससे शायद हम थोड़ा हट गए। और अब ज़्यादा इसलिए गड़बड़ हो गया कि 4-1 साल से कोई प्रेसिडेंट था ही नहीं, तो उससे और हेडलेस जैसे इंस्टीट्यूशन खराब हो ही जाते हैं, वो हुआ। तो फिर सारे देशों की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें कुछ सीवीज डिस्कस हुए होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं अग्रवाल साहब इसको शायद आप संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने हमारा नॉमिनेशन दिया। ऐसे अलग अलग देश अपना नॉमिनेशन। आप प्रेसिडेंट हैं? मैं प्रेसिडेंट दिसंबर लास्ट वीक में ही बना, 2023 में। एक्चुअली ये मीटिंग ही गवर्निंग बोर्ड की 18 और 19 दिसंबर को हुई, जिसमें ये फैसला हुआ। हमारा इंटरेक्शन 2 साल पहले हुआ था, लेकिन 2 साल गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो पाई। तो इस यूनिवर्सिटी का ये भी रहा, 4 साल इधर हेड नहीं रहा, उधर 6 साल गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। और गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग के बिना प्रेसिडेंट सेलेक्ट नहीं हो सकता था। तो 18-19 दिसंबर 23 को किसी तरह से मिलजुल के देशों ने सोचा कि ये मीटिंग करें। फिर वो अलग अलग देशों के नॉमिनीज होते हैं, तो भारत से हमारा नॉमिनेशन था। तो जब उन्होंने सीवी देखा, अपना परखा जो भी किया होगा, तो इन्होंने फिर 19 दिसंबर को हमें अपॉइंटमेंट भेजा और 27 को हमने ये पदभार संभाला। और तब से कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की। इसी साल मैंने प्रयास करके एडमिशन्स को पिछले साल की अपेक्षा डबल के करीब कर लिया है। सर, हम लोग एडमिशन और इन सब पर बाद में आएंगे, क्योंकि अभी ये जो हमारी बातचीत चल रही है वो पर्सनल और ज़्यादा है। मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा था कि आपने 1952, 53, 51 से हमने जर्नी शुरू की, तब से शिक्षक और ये सारी चीज़ें चली, शिक्षा पे विशेष फोकस हुआ। और उसके बाद शिक्षा नीति भी काम करनी शुरू की। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है। आपके समय शिक्षा नीति का प्रारूप लेना और आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आज हमारी जो शिक्षा की स्थिति है, मुझे कहने में कहीं कोताही नहीं है कि कोई सवाल के घेरों में है। तो इस समय के सवाल के घेरों तक आने में, और शिक्षा नीति जब नहीं थी, उससे पहले भी एक और शिक्षा नीति आई थी जो मैकाले की थी, शिक्षा को प्रभावित करने के लिए। तब से लेके आज तक की शिक्षा को जर्नी को, ये जो शिक्षा की जर्नी है और खासकर हमारे देश की, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो आपने कहा कि मैकाले के समय जो शिक्षा नीति आई, उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उसका उद्देश्य ये था कि सूटेड बूटेड क्लर्क पैदा किए जाएं जो अंग्रेजी राज्य को सहायता दे सके। उद्देश्य अलग था, वो अपने उद्देश्यों में सफल थे। मैं मैकाले की नीति को हमारे देश के अनुरूप नहीं थी, वो तो ठीक है, लेकिन मैकाले क्यों हमारे देश के अनुरूप बना था? मैकाले तो विदेशी शासक था, उसने अपने अनुरूप बनाई और वो पर्पस हल हुआ। लेकिन वो पर्पस अनफॉर्चुनेटली हम स्वतंत्रता के बाद उसको करेक्शन नहीं दे पाए। हम ये कहते तो रहे कि मैकाले ने बर्बाद किया, लेकिन करेक्शन की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कोई कोताही नहीं है, तो मुझे भी कोई कोताही नहीं है ये कहने में कि यदि एक मैकाले
हमारा 5000 साल का इतिहास खराब करता था तो हम सब मिल के उसको सुधार नहीं सकते थे? इसका मतलब कहीं हमारे प्रयास में कमी थी, जहाँ हमारी कमिटमेंट में कहीं कमी थी। वी वेंट इनटू कंफर्ट जोन इन दैट पॉलिसी, और हम भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते रहे। ICS का स्वरूप IAS ने ले लिया और वही काम चलता रहा और ये होता रहा। तो उससे क्या हुआ कि हमारे मतलब जो शिक्षा का जो टोटल पर्सपेक्टिव होता है ना, वो कहीं लूज हुआ। फिर जिसका जो मन जैसे आया, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, हमारे IIT आए, विश्व के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन बने, लेकिन इंजीनियरिंग एजुकेशन को इतना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया गया बाकी सारे एजुकेशन के मुकाबले में, जो इंजीनियर होते हुए भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि शिक्षा के सारे अंग जरूरी हैं और वो सारे महत्वपूर्ण हैं। यदि हम शरीर के एक ही अंग को भोजन ज़्यादा देते रहेंगे तो क्या होगा शरीर का, ये सोचा नहीं किसी ने। तो शिक्षा का हमारा जो है ना, वो सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, और इसी तरह से छात्र छात्राओं का भी सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। और धीरे धीरे सुधार के रूप में हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरियोटाइप करते गए। हमारा सुधार का मतलब ये रहा कि किताबें ज़्यादा हो जाएं, सुधार का मतलब ये रहा सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए, सुधार का मतलब ये रहा नंबर ज़्यादा आ जाए, हाँ बड़ी बिल्डिंग हो जाए, सुधार का मतलब ये रहा पे पैकेज ज़्यादा मिलने लगे। लेकिन रियली ये कोई भी सुधार नहीं है। ये सब जरूरी है, लेकिन रियली सुधार कोई नहीं है। अगर ऐसा अगर ये वास्तव में सुधार है, हाँ, तो के अग्रवाल यहाँ तक नहीं हुए। बड़ी अच्छी के अग्रवाल नहीं हो, शायद। और यही कारण है कि लगभग हर साल 3 लाख से ऊपर आपके देश के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जो अनफॉर्चुनेट। और मेरा ये मानना है कि यदि 5 साल 10 साल ठीक से काम किया जाए तो ये बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा तो जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं इस बात पे अब बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अब डिजिटल युग में आप काम कहाँ से करते हैं और किसके लिए करते हैं ये बंद हो गया। अब अमेरिका से बैठ के भी आप भारत के लिए उतना ही मन से काम कर सकते हैं जितना भारत में बैठे कर सकते हैं। हमारे टाइम में बातें अलग थी। मुझे अब थोड़ा बैक जा रहा हूँ, मुझे ऐसा ऑफर मिला था अमेरिका से जो ठुकराया जा ही नहीं सकता था, लेकिन कमिटमेंट था नहीं इंडिया में ही करना है, अब इसको जो भी कहा जाए। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, तो किया। तो इसलिए शिक्षा को हमने जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेटेड रूप में देखा नहीं। पॉलिसी एक आई थी 1986 में और उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान आया 1992 में। तो 6 साल यदि हम शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने में लगते हैं तो हमारी भावना सबको दिख रही है। उसके बाद कुछ नया ये शिक्षा नीति आई 2020 में। इस शिक्षा नीति का मैं इसमें कई तरह से थोड़ा बहुत योगदान देता रहा, कभी किसी मीटिंग के रूप में, कभी किसी मीटिंग के रूप में, क्योंकि उस समय तक मेरा अपना स्तर थोड़ा सा हो चुका था, इसलिए बुलाते थे लोग, बात करते थे। इस शिक्षा नीति में जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात एटलीस्ट इसमें ये रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे शिक्षा में क्या क्या कमी है। तो मैं तो एक क्या कहता हूँ कि इट्स ए गुड डायग्नोसिस ऑफ एकेडमिक सिस्टम। उसके बाद इसके सुझाव बड़े अच्छे हैं मोस्ट ऑफ देम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी इसमें भी काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी तेजी आनी चाहिए, क्योंकि देश बहुत बढ़ चुका साइज में। अच्छा, फिर फेडरल स्ट्रक्चर में एक दूसरी भी प्रॉब्लम आती है कि हम मानते हैं नहीं मानते, थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो एफर्ट जाना चाहिए और जो कंसेंसस बिठा के आगे जाना चाहिए
वो थोड़ा सा और करने की